अपने सुप्रीम कोर्ट से और उनके मुहतरम जज साहिबान से ये शिकवा करूं। मेरे लिए बहुत तशवीश और सदमे का बायस है कि हमारी कोर्ट मुनक़सिम है। वो सियासतदानों पे दबाव डाल रही है कि आप एक हो जाएं। सियासतदान कभी एक नहीं हुआ करते। हमारे जज साहिबान आइन का तकाजा पूरा नहीं कर रहे, कोई जिद है जो अपनी जिद को पूरा कर रहा है, अपनी अना की तस्कीन कर रहे हैं इस वक्त। तो ये जो बेंच इस वक्त स्टे पे खड़ा है और स्टे की बात करता है, ये खुद तवीन अदालत कर रहा है। अब अदालत जो है वो उस कानून की पाबंद है, तो उनका सू मोटो खत्म हो चुका है। पहले फौज ये किरदार अदा करता था, आज अदलिया ये किरदार अदा कर रहा है कि उसके तमाम कार्ड खत्म हो चुके हैं। तमाम कार्ड खत्म होने के बाद कोर्ट क्यों उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? तमाम इदारे हैं वो बेबस हैं। दूसरी तरफ जब देखता हूँ कि हम क्यों झुकें, किसके सामने झुकें? क्या वो कुव्वत है? अमेरिका से खताया वो झूठ, मुझे कत्ल कर रहे हैं ये झूठ, हमें गिला और शिकवे का हक है। सियासत तो इन 3 दिनों में भी मुल्की सतह पे और अंदरूने खाना बैकडोर कहीं ना कहीं चल रही है। ईद के बाद आप हालात क्या देख रहे हैं मुल्क के? क्या सियासत कहीं नॉर्मल होने जा रही है या अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है? मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने जमात की भी और PDM के हवाले से भी मैंने जो मौक़िफ़ दिया है वो बिल्कुल उसूल पर मबनी था। और दूसरी तरफ जब देखता हूँ कि हम क्यों झुकें, किसके सामने झुकें? क्या वो कुव्वत है? पार्लियामेंट में अदम एतमाद उनकी पार्टी ने उसके ऊपर किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है कि जो अदम एतमाद से इक़्तिदार से निकला है। नंबर 2 ये कि उसने पूरे 1 साल में तमाम कार्ड खेल लिए। अमेरिका से खताया वो झूठ, मुझे कत्ल कर रहे हैं ये झूठ, पता नहीं क्या क्या वो पैंथरे बदलते रहे और फिर लॉन्ग मार्च। तो ये साबित हो गया कि उसके पास अवामी क़ुव्वत नहीं है। जेल भरो तहरीक, कोई जेल नहीं। तो इस किस्म की गुफ्तगू जो आदमी करता है और जिसके पास सियासी ताकत ही नहीं है, हम उसको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? जिसको पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है, फिर उसके बाद अवाम ने मुस्तरद किया है, अवाम उसके साथ सड़कों पे नहीं आ रही है, तो ऐसे शख्स को अवाम के अंदर उसको मजलूम की तरफ पेश करना, उसको सियासत के महवर में वापस लाना, मेरे ख्याल में हमें गिला और शिकवे का हक है कि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से और उनके मुहतरम जज साहिबान से ये शिकवा करूं। और मैंने बजा तौर पर शिकवा किया है कि वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर फरीक हैं। पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है कि ये बेंच जो अता बंदियाल साहब की क़यादत में है ये जानिबदार है, जिसको नाअहल होना चाहिए था, सियासत के दायरे से बाहर होना चाहिए था, आज उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है। किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। कोई अक्लमंद इस बात को नहीं मान सकता। लिहाजा वो हर तरह से अब एक्सपोज हो चुका है। उसके तमाम कार्ड ख़त्म हो चुके हैं। तमाम कार्ड ख़त्म होने के बाद कोर्ट क्यों उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? ताज्जुब की बात तो यह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, लेकिन अगर इमरान खान और आप इत्तिफाक कर लें तो फिर आप साल के बाद भी कर लें, 6 महीने के बाद कर लें, 3 महीने के बाद कर लें, फिर आइन का कोई तकाजा नहीं। और आइनी मुद्दत तो वैसे भी गुजर चुकी है। फिर आइन की बात करना और 90 दिन दोहराना, इसकी कोई जरूरत नहीं रही अब तो जी। तो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि हमारे जज साहिबान आइन का तकाजा पूरा नहीं कर रहे, कोई जिद है जो अपनी जिद को पूरा कर रहा है, अपनी अना की तस्कीन कर रहे हैं इस वक्त। ये मैंने एक बड़ा बसद एहतराम, यानी ये हमारा एक गिला शिकवा भी है और ये ग्राउंड रियलिटी है कि जिसकी बुनियाद पर मैंने ये गुफ्तगू की है। तो मैं अभी भी उस पर कायम हूँ और किसी तरीके से भी पार्लियामेंट के जो करारदाद है हमें उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए, उसके अलरग़म हमें कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। हमें बड़ी जुर्रत के साथ उस मौक़िफ़ का इआदा करना चाहिए और उनके सामने भी जाकर कहना चाहिए कि आपकी जानिबदाराना रवैये की बुनियाद पर हम आप पे एतमाद नहीं कर सकते। अब तो एक्ट जो है वो पास भी हो गया है, तो आप क्या समझते हैं? आपकी सियासत या आपकी वजदान या आपकी समझ क्या कहती है कि क्या होने जा रहा है? एक्ट बन चुका है और गज़ट में चला गया है।
اب عدالت جو ہے وہ اس قانون کی پابند ہے، تو ان کا سو موٹو ختم ہو چکا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ایک بینچ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں تھا، اس نے ایک ایسا قانون جو ابھی پروسیس میں ہے اس پر سٹے کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے جی۔ تو یہ جو بینچ اس وقت سٹے پہ کھڑا ہے اور سٹے کی بات کرتا ہے، یہ خود توہین عدالت کر رہا ہے، یہ خود توہین عدالت کا مرتکب ہو رہے ہیں جی۔ تو اس حوالے سے میں اپنی حکومت کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی جج وہ خود اپنے کورٹ کے فیصلے کی توہین کرے، اگر کوئی جج پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ایکٹ کو معطل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے بارے میں پھر آئین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا اقدام ہونا چاہیے، اس کی طرف اب ہمیں جانا۔ دیکھیے، جہاں تک ہے سیاست کا تعلق، سیاست ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، پارلیمنٹ ہوں، پوری دنیا میں جہاں جمہوری دنیا ہے وہاں پر سب جانتے ہیں کہ اس ماحول میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں منقسم بھی ہوتی ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کا باہمی اختلاف یہ تو پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام کا حصہ ہے۔ کیا عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، کیا ادارے بھی اپنے اندر اس تقسیم کے متحمل ہیں؟ صحیح بات ہے۔ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ادارے اس حد تک تقسیم ہو جائیں کہ ایک کو ایک کا فریق کہا جائے، دوسرے کو دوسرے کا فریق کہا جائے؟ تو اس اعتبار سے میرے لیے بہت تشویش اور صدمے کا باعث ہے کہ ہماری کورٹ منقسم ہے، اور کورٹ کو اپنے اس منقسم عدلیہ کو واپس وحدت کی طرف لانے کی کوششوں کے بجائے وہ سیاستدانوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ ایک ہو جائیں۔ سیاستدان کبھی ایک نہیں ہوا کرتے، اس کی مختلف وہ فیصلہ عوام کرتی ہے۔ تو اس سے عدلیہ کا کیا تعلق ہے کہ آپ ایک بات پر متفق ہو جائیں، بات کرو؟ تو ایک طرف وہ عدالت ہے جو کہتی ہے کہ آئین کے ہم پابند ہیں اور یہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیا جائے، دوسری طرف وہی عدالت پنچایتی کردار ادا کر رہا ہے کہ اگر آپ آپس میں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے۔ تو یہ ایک بڑا تضاد ہے جو ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، اور ان کو اپنے ادارے کی فکر کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ ایک دو تین اور ججز ہوں، ان کے اس جانبدارانہ رویے سے آج عدالت عظمی منقسم ہے، جو پاکستان کی ایک بدقسمتی کہہ دیجئے۔ اس کے علاوہ ہم کیا تعبیر کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی تبصرہ ہے کہ ایک چیف جسٹس نے ڈیم بنانے کی ذمہ داری لے لی تھی، اور موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پنچایت یا ایک کردار دے رہے ہیں۔ ایک بات تو ہو رہی ہے مولانا صاحب، آپ اس حوالے سے چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس سے پہلے جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے تو ماشاء اللہ لگ جایا کرتے، فوج تو لا تعلق ہے، ایک نیوٹرل کا کردار کر رہی ہے، تو اس طرح کا کردار ایک عدلیہ کے ذریعے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ نہیں حضرت، اس وقت یہ پاکستان کی ایک تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ یہاں بجائے اس کے کہ عوام کا ادارہ پارلیمنٹ وہ سپریم ہو عملی طور پر، آئینی طور پر تو ہے ہی، لیکن عملی طور پر ہر ادارہ بار بار اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میں سپریم ہوں۔ تو پہلے فوج یہ کردار ادا کرتا تھا، آج عدلیہ یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ حکومت، اور ان کے سامنے حضرت عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو جب بھی وہ چاہیں گھر بھیجنے کا بڑی جلدی سے آئین جو ہے اس کا تقاضا بن جاتا ہے۔ خود ان کو ایکسٹینشن ملنے چاہیے، خود ایکسٹینشنوں کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ سودے کریں، چاہے وہ جرنیل ہوں چاہے وہ ججز ہوں۔ تو یہ روش جو ہے، یہ حرص اور یہ جو اپنا ذاتی مفاد اور اس کے لیے ملک کو داؤ پہ لگانا، آئین کو داؤ پہ لگانا، ضد اور انا کی طرف چلا جانا، یہ ہمارے اس ملک کی بڑی بدبختی ہے۔ کب الیکشن ہونے چاہیے اور کب الیکشن ہونے لازم ہو جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں الیکشن نہ میرا کام ہے، نہ آپ کا کام ہے، نہ عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ نے کیوں یہ شیڈول دیا، اس کا کیا اختیار ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی کمزوری دکھائی ہے کہ جی جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم قبول کریں گے،
जस्टिस साहब का ये इदारा काम नहीं है। वो ये तो कह सकता है कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये कि शेड्यूल भी वो दे, फिर कहते हैं पैसे दो इलेक्शन कमीशन को, फिर हुकूमत के पास पैसे नहीं है, फिर वो स्टेट बैंक को कहता है कि आप बराह रास्त पैसे दें, फिर वो कहते हैं जी हमें तो इमरान खान साहब ने IMF से वाबस्ता किया हुआ है, हम तो आपके किसी हुक्म के पाबंद नहीं हैं। ये भी एक बात सामने आ गई। अब इस किस्म के फैसले देना कि जैसे जबर हो और इलेक्शन कमीशन का रोल ही बीच में से ख़त्म कर दिया गया, तो मेरा ख्याल में ये कानूनी मोशकाफियों के ज़रिए से तो कह सकोगे कि नहीं फिर भी इलेक्शन कमीशन ही कराएगा, लेकिन जब शेड्यूल आप दे रहे हैं, फंड के लिए आप जो है वो ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए आप ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, और हालात जो पाकिस्तान के हैं, जिन हालात में हमने उनसे इक़्तिदार लिया, अदम एतमाद आया, मुल्क को उस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज तमाम इदारे हैं वो बेबस हैं और वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हम इलेक्शन में आपको सपोर्ट नहीं दे सकते, हम आपको पैसा नहीं दे सकते, हम आपको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इदारे अब कह रही हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इदारा है तो वो भी इदारे है, वज़ारत ख़ज़ाना भी इदारा है, स्टेट बैंक भी इदारा है, पार्लियामेंट भी इदारा है, और इलेक्शन कमीशन भी इदारा है। तो इस तरीके से हर दफ़ा ये कोशिश की गई है कि बस मेरा हाथ ऊपर हो जाए और मेरी चले और किसी की ना चले। तो ये जो आदतें हमारी बिगड़ गई हैं हमारे इदारों की, उन्हें अपने आदतें ठीक कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि PDM इंटैक्ट रहेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपने लिए कोई अलहदा से किरदार भी देख रही है? कुछ मुबसरीन कुछ इस तरह के भी तबसरे कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का PDM से ताल्लुक नहीं है, वो PDM से अलग हो चुकी है, लिहाजा वो हुकूमत में ज़रूर है। और अगर कोई ऐसा मुनासिब तजवीज़ जो मुल्क की बेहतरी के हवाले से आए, जिस पे कोई अपने मौक़िफ़ पे तज़ादात ना हो, तो हम उनको भी एहतराम देंगे, उनके सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ दी, लेकिन हमने कहा जी ये बहुत तज़ाद होगा जी। तो आपके लोग भी बीच में हैं जो कि मुज़ाकराती टीम में हैं, या आप अभी इस मुज़ाकराती इसका सियासत का हिस्सा नहीं है? हम इस फ़लसफ़े को ही तस्लीम नहीं करते। फ़लसफ़ा ही गलत है, फ़लसफ़ा ही गलत है। और अजीब सूरत हाल ये है कि हमारे सामने जो दलील लाई जा रही है वो ये है कि अदलिया मुश्किल में है, ज़रा अदलिया को मुश्किल से निकालना है। किस बात पर किस मुश्किल में है जी? अपने अना वज़ीर छोड़ दे, खैरियत है, कोई मसला ही नहीं है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनकी ड्यूटी नहीं है। पार्लियामेंट को आज़ाद छोड़े, हुक्मरान को आज़ाद छोड़े, वो काम करें। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज वो हमें कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में महंगाई आ गई। बेड़ा मुल्क की मईशत का उन्होंने गर्क किया जी। पाकिस्तान की पूरी मईशत IMF के हवाले कर दी, स्टेट बैंक का इख्तियार ख़त्म कर दिया, रुपए का ऊपर जाना नीचे आना, इस पर अब हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। कीमतों को ऊपर जाना नीचे जाना, इस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। IMF जब चाहे हमें यहाँ से पकड़ ले, गिरबान से पकड़ ले और हल्क से पकड़ ले और अपनी शराइत हमसे मनवाए जी। अगर हमें कोई दोस्त मुल्क मदद भी देता है तो कहते हैं जी कलीद मैं हूँ, जब तक मैं इजाज़त दूँ वो आपको नहीं दे सकते जी। तो पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ ले जाना, और इसके लिए मैं एक रिकॉर्ड पे बात करना चाहता हूँ। मुझे शुबा है, मेरा सियासी सोच जो है वो इस तरफ जा रहा है कि अमेरिका हो या मगरबी दुनिया, ये अभी तक इमरान खान की पुष्पनाही कर रही हैं और मुल्क को तबाह करने और पाकिस्तान के खात्मे का जो एजेंडा बैनुल-अक़वामी दुनिया में तय हुआ है, उसके लिए आज वो बराह रास्त इमरान खान की तायीद में न बोलें, लेकिन उनके इदारों के रिटायर्ड लोग या पार्लियामेंट के बाद लोग या उनके कमेटियों के लोग जो यहूदी भी हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन भी हैं और इस वक्त सिर्फ इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस वक्त अमेरिका और मगरबी दुनिया का जो फ्रंट मैन है वो फ्रंट मैन IMF है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उस पर कदगनें लगाई जा रही हैं, उसको दिवालियापन के किनारे तक पहुंचाकर फिर अपनी शराइत मनवाई जाती हैं। तो ये एक फ्रंट मैन है, और इससे जो वहाँ पर बड़े अहम लोग अहम इदारों से वाबस्ता, और वो जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत करते हैं, लेकिन वहाँ वो इमरान खान की भी सपोर्ट कर रहे हैं।
جو لوگ سی پیک کی مخالفت کر رہے ہیں وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کی ترقی کے جو راستے ہیں وہ یہ ایک ہی آدمی مسدود کر سکتا ہے، اور اس نے 3 سال اسی میں لگائے. اور اگر آج آپ اس کو نہ دیکھیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہ سوچیں کہ اگر یہ ہوتا تو کیا ملک بھی ہوتا؟ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تھی. تو لوگ ذرا تھوڑا سا اصل حقائق کی طرح ہماری بھی سنیں. ہم صحیح بات ان سے کر رہے ہیں، اور ہم نے ہی اس شخص کو جو ہے 10-12 سال سے جانچا اور اس کی حقیقت قوم کے سامنے رکھی، اور رفتہ رفتہ تسلیم کی جا رہی ہے. اپنے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں تسلیم کر رہی ہیں ہمارے موقف کو. جی تو پبلک میں بھی یہ باتیں صاف صاف سامنے آ رہی ہیں. پھر آئندہ میں کیا کروں گا؟ بھائی تم 3.5 سال اپنی کارکردگی تو بتاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی ایک اینٹ کہیں لگی ہو تو بتا دیجیے. ہاں، نوکریاں ملی ہیں، 10-10 لاکھ اور 20-20 لاکھ کی رشوتیں.